यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, समझिए। पुष्यभूति इस वंश का मतलब संस्थापक, यहाँ तक आपने समझ लिया। इन्हीं का पुत्र था नरवर्धन। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि नरवर्धन को अगर हर्षवर्धन ने अपना आदि पुरुष माना है तो इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? एनीवन, कोई लड़का या लड़की बताए तो याद रखिएगा, नरवर्धन का उल्लेख हमें मिलता है बांसखेड़ा अभिलेख से। कौन सा अभिलेख है? देखो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, जिसका नाम बांसखेड़ा अभिलेख। और यहाँ से हमें नरवर्धन की ऐतिहासिकता का पता चलता है, ठीक है। नरवर्धन से कुछ है नहीं, बस नरवर्धन की अगर विवाह की बात करें तो विवाह इनका हुआ था वज्राणी देवी से, और वज्राणी देवी और नरवर्धन से जो पुत्र हुआ उसका नाम था राज्यवर्धन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें आपका राज्यवर्धन प्रथम भी आएगा, राज्यवर्धन सेकंड भी आएगा। हमने कल भी आपसे क्लियर किया था, अगर एक ही वंश में नाम मैच कर जाए तो हम प्रथम और सेकंड कर देते हैं, थर्ड कर देते हैं, क्लियर। तो ये जो राज्यवर्धन है, ये राज्यवर्धन फर्स्ट हो जाएंगे। बात करें अगर राज्यवर्धन की शादी की तो इनकी शादी हुई थी अप्सरो देवी से। क्या नाम था इनका? अप्सरो देवी। और राज्यवर्धन और अप्सरो देवी से जो संतान हुई उसका नाम था आदित्यवर्धन। पूरी वंशावली आपको रटा देने, देख लीजिएगा, क्या नाम है? आदित्यवर्धन। अब कहेंगे आप इनके बारे में कुछ इसलिए नहीं जाना कि इनके बारे में कुछ ऐसा कुछ है नहीं इतिहास में, बस ये आए हैं और राजा रहे हैं। अब तक जो उपाधि आप ऊपर देखें राजा की, सेम इनकी भी उपाधियाँ क्या है? राजा ही है। तो इनकी शादी किससे हो गई? अप्सरो देवी से। और इनका जो पुत्र हुआ उसका नाम होता है आदित्यवर्धन के पुत्र का नाम है क्या? प्रभाकर वर्धन। अब यहीं से आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रभाकर वर्धन। अब कभी भी आपसे ये पूछ ले कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप क्या बताएंगे? प्रभाकर वर्धन को बताएंगे। क्योंकि पहले अब देखते हैं वास्तविक संस्थापक है तो रीजन क्या है, तो पहले इनकी उपाधियां देखते हैं। इनकी जो उपाधि है वह परम भट्टारक, परम भट्टारक। सेकंड वाली उपाधि है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, ठीक है। अब इन दो उपाधियों से स्पष्ट है कि यह एक स्वतंत्र शासक थे और सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार अगर किया किसी ने वर्धन वंश में तो वो तो हर्षवर्धन ने किया है, लेकिन सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार किसने किया? प्रभाकर वर्धन ने किया। तो इस तरीके से इनको हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है। और इनकी और बहुत सारी उपाधियां हैं जो इनके कार्यों से संबंधित हैं। ये उपाधियां तो इनके सिर्फ राजा बनने से मिल गई, ठीक है। बाकी जो उपाधियां 3-4 उपाधियां आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा है, ठीक है, तो उनको देख लीजिए। जैसे इनकी एक उपाधि बहुत ही फेमस है जिसको बोलते हैं हूण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी। अब ये जब प्रश्न आते हैं इस टाइप के तो यहाँ से कभी कभी आपसे इनका सिर्फ अर्थ पूछ लेता है कि ये उपाधि किसकी थी और ये उपाधि उनको क्यों दी गई। एनीवन, कोई लड़का बताए इसको संधि विच्छेद करके कि हूण हरिण केसरी का मतलब क्या होगा? हूण मतलब हूण ही है, आपको पता हूण एक जनजाति है, खाना बदोश जनजाति कहाँ की? मध्य एशिया की। और अक्सर हूणों का आक्रमण भारत पर होता रहा है। इनके समय पर भी हूणों का आक्रमण होता है और इसका डट कर सामना करते हैं कौन? प्रभाकर वर्धन। बुरी तरीके से पराजित करते हैं इनको, इसीलिए इनको यह उपाधि दी गई हूण हरिण केसरी। का मतलब है कि हूण रूपी हरिणों पर सिंह के समान। केसरी, केसरी मतलब क्या होता है? केसरी मतलब सिंह, हरिण मतलब हिरण, हूण मतलब, तो हूण रूपी हरिणों पर सिंह के समान कौन थे? आपके प्रभाकर वर्धन, ठीक है। सेकंड वाली इनकी उपाधि है सिंहराज ज्वर, सिंहराज ज्वर। ज्वर का मतलब होता है बुखार, ठीक है। सिंहराज, सिंह नहीं है, सॉरी, सिंध है, सिंधराज ज्वर, सिंध। अब आपको पता सिंध जो राज्य था, सिंध राज्य पर कई बार आक्रमण किया किन्होंने? प्रभाकर वर्धन साहब ने पूरी तरीके से सिंध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो सिंध राज्य के ऊपर ज्वर यानी बुखार के समान थे कौन? आपके प्रभाकर वर्धन। और भी इनकी उपाधियां हैं गुर्जर प्रजागर, गुर्जर प्रजागर। प्रजागर का मतलब ये होता है कि रात में नींद ना आना, मतलब गुर्जर एक जात, गुर्जर हम पढ़ाएंगे आपको जब साउथ वाला वर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुर्जरों के प्रति मतलब गुर्जरों की रातों की नींद हराम कर देने वाला, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि गुर्जरों की रात की नींद को हराम कर देने वाला। सिंध राज ज्वर का मतलब है कि सिंध राजा के लिए ज्वर के समान। और हूण हरिण केसरी का मतलब होता है, ठीक है, कि हूण रूपी हरिणों कर सिंह के समान। ये इनकी तीनों चारों उपाधियां थीं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और इन उपाधियों से स्पष्ट है
कि प्रभाकर वर्धन ने कितनी विजय किया, वो किस तरीके का राजा था। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। बात करें इनके आगे की, प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई है, इनका मेंशन हम कर दे रहे हैं। इनकी शादी हुई थी यशोमती से। किससे शादी हुई है, यशोमती से। क्लियर। ठीक है, एक शादी और बच गई यहाँ पे, आदित्यवर्धन की शादी नहीं बताए, ये तो राजवर्धन की हो गई। आदित्यवर्धन की शादी होती है महासेन गुप्ता से, महासेन गुप्ता। ठीक है, याद रखिए, वो महासेन गुप्ता और आदित्यवर्धन के पुत्र थे आपके प्रभाकर वर्धन, और इनकी शादी हुई थी यशोमती से। यशोमती इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है, क्योंकि अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि यशोमती ने अपने पति के साथ सती हो गई थी। तो आपको आपकी पूरी हिस्ट्री में इससे पहले भी एक सती होने का प्रमाण हमने आपको बताया था। पूरे भारत के इतिहास में पहला मामला है कि गोपराज की पत्नी, गोपराज यानी कि भानुगुप्त का सेनापति था, और हुनों से लड़ते हुए गोपराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या कर लिया, सतीत्व को धारण कर लिया। उसी तरीके से अभी सेकंड वाला मामला यहाँ पे आएगा। याद रखिएगा, इनके पुत्रों की बात करें, इनके सबसे बड़े पुत्र थे, क्या नाम था इनका बाबू, आदित्यवर्धन। सॉरी, आदित्यवर्धन नहीं है, राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। सेकंड वाले पुत्र हो जाएंगे आपके हर्षवर्धन, बिल्कुल। और पुत्री का नाम क्या है, राज्यश्री। अब चीजों को समझिए, देखिए अभी इससे ऊपर भी हमने एक लिखा राज्यवर्धन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएंगे, राज्यवर्धन सेकंड। ठीक है, कंडीशन ये है कि लगभग 6वीं शताब्दी की बात है, स्टार्टिंग की, और इसी समय एक बार फिर हुणों का आक्रमण हो जाता है भारत पर। और इस आक्रमण के लिए, क्योंकि उस समय प्रभाकर वर्धन की तबीयत ठीक नहीं, इनको बहुत जोर से बुखार है, यानी कि तबीयत अच्छी नहीं है, तो इस समय ये हुणों को से सामना करने के किसको भेजते हैं, अपने बड़े पुत्र राजवर्धन को भेजते हैं। ठीक है, राजवर्धन हालांकि हुणों को पराजित कर देता है, लेकिन जैसे ये युद्ध करने के लिए जाता है, कुछ ही दिन बाद इनके पिताजी की तबीयत और ख़राब हो जाती है, और ये इनको सूचना दी जाती है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है, वो बचेंगे नहीं। जब तक युद्ध को समाप्त करके वापस आते राजवर्धन, इनके पिताजी की क्या हो जाती है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। देखो यहाँ पे थोड़ी कहानियाँ, उसको बस ऐसे सुन लीजिए, चीज़ें बाद में हम फैक्ट आपको लिखा देंगे। पिताजी की मृत्यु हो गई, और पिताजी की मृत्यु होने के बाद जो इनकी पत्नी थी यशोमती, यशोमती ने क्या कर लिया, सतीत्व को धारण कर लिया, इन्हीं के साथ सती हो गई। और राजवर्धन वापस आते हैं तो ये सब देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, पिताजी भी नहीं रहे और माताजी भी नहीं रही। तो उन्होंने राज गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया, काम को गद्दी पर नहीं बैठना। अपने छोटे भाई हर्षवर्धन के समझाने के बाद इन्होंने कहा कि राजपूतों का मतलब ये मतलब राजपूतों में ये नहीं है कि आप मतलब ऐसी सिचुएशन को हैंडल ना कर सकें। अगर आप राजा नहीं बनो तो राजा कौन बनेगा, क्योंकि इस समय हर्षवर्धन की जो एज है वो मात्र कितनी है, 16 वर्ष की उम्र है। तो 16 वर्ष का लड़का राजा कैसे बनेगा। ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करते हैं राजवर्धन, अंततः राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब यहीं से देखो मामला थोड़ा सा खराब हो जाता है। जो राजश्री है, राजश्री की शादी हो जाती है, या इनके पिताजी प्रभाकर वर्धन ने किससे की थी, गृहवर्मा से। क्या नाम है, गृहवर्मा। और यह गृहवर्मा कौन है, यह गृहवर्मा मौखरी वंश के राजा हैं। अब मौखरी वंश अगर नाम आया तो आप कहेंगे सर मौखरी कहाँ से आ गए बीच में, तो समझ लीजिए मौखरी जब गुप्त वंश के आप यहाँ शासन था तो मौखरी लोग उस समय गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, और जैसे ही गुप्त वंश का पतन होता है उसके बाद मौखरियों की ताकत बढ़ जाती है, और उसी में इनकी राजधानी हुआ करती थी। कहाँ पे, इनकी राजधानी होती थी कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज का जो पूरा एरिया था वहाँ पर मौखरियों का शासन हुआ करता था। गृहवर्मा अंतिम शासक है मौखरी वंश के, और इन्हीं से शादी किसकी होती है, राजश्री की। अब जरा समझिए उत्तर भारत की उसमें जो राजनीति थी उसमें बहुत ही उठापटक चल रहा था। सिचुएशन ये है कि देखिए एक राज्य है, इसका नाम आपके मालवा, वर्तमान में बात करते हैं गुजरात में होगा। ठीक, मालवा, और इधर आपका है पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल का क्षेत्र। ठीक है, या इधर बंगाल में स्वतंत्र शासन कर रहा है जिसका नाम है शशांक। नाम सुनेंगे आप लोग, शशांक कौन, किस वंश का है, यह गौड़ शासक है। गौड़ शासक शशांक का राजवंश यहाँ पे चलता है। और मालवा का राजा कौन है, देवपाल या देवगुप्त, देवगुप्त या देवपाल नाम मिलता है। ठीक है, दोनों हम लिख दे रहे हैं, देवपाल या देवगुप्त। ठीक है, अब समझिए ये मालवा का शासक है, गुजरात में पूरा पश्चिम में, पूरा एकदम बिल्कुल पूरब में है। कोई दोस्ती हो सकती है लेकिन हो गई। बीच में क्या आपका है, बीच में आपका है कन्नौज, और कन्नौज के राजा कौन है,
कन्नौज के राजा है आपके गृहवर्मा। शादी किससे हुई है? राजश्री से। राजश्री के आगे देवी मतलब श्री देवी हो जाएगा। ठीक है, अब बात उस समय देखिए, सबकी जो नज़र अगर संपत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संपन्न कोई राज्य था तो कन्नौज था। सबसे ज़्यादा पैसा आर्थिक दृष्टिकोण से, कला के दृष्टिकोण से सबसे आगे कौन है? कन्नौज है। तो सब लोग जो आप पढ़ेंगे अभी संगम काल या त्रिपक्षीय युद्ध, वो सारा का सारा युद्ध सिर्फ कन्नौज के लिए हुआ है। अंततः कन्नौज को कौन जीतता है? प्रतिहारों की विजय होती है ना। साउथ इंडिया वाला भाई संगम काल पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको। अब देखो लड़ाई आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। देवगुप्त की भी नज़र कहाँ पे लगी हुई है? कन्नौज पर। शशांक गौड़ की भी नज़र कहाँ पे लगी हुई है? कन्नौज पर। लेकिन समस्या ये है कि अभी इसी का भाई है, राजश्री का भाई है, जिसका नाम क्या है? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन कहाँ का शासक है? हरियाणा, थानेश्वर। इनकी राजधानी कहाँ बाबू? थानेश्वर है। और जब तक ये दोनों राजवंश एक है तो इनको हरा पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, अब पूरा का पूरा गेम प्लान देखिए शशांक का। शशांक बहुत ही धूर्त और चालाक राजा है। यह क्या करता है? दोस्ती कर लेता किससे? देवगुप्त के साथ इसने दोस्ती कर ली और कह दिया हम लोग मिल के लड़ेंगे। और इनका लक्ष्य था कौन? कन्नौज। इनसे दोस्ती कर लेता है और इसी के माध्यम से क्या करता है? ये आक्रमण करते किस पर? कन्नौज के ऊपर। मतलब किसने आक्रमण किया? देवपाल ने या देवगुप्त ने आक्रमण करता है और जो यहाँ के राजा है गृहवर्मा, इनकी हत्या कर देता है। बात समझ में आई? गृहवर्मा की हत्या कर दी किसके सहयोग से? शशांक के सहयोग से। अभी देखिए इस पर राज्यवर्धन के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा ही है। माताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जो इनके जीजा थे गृहवर्मा की हत्या कर दी जाती है देवपाल के द्वारा। यह अपनी 10,000 सेना लेकर कहाँ पे आक्रमण करते हैं? देवगुप्त के ऊपर। और देवगुप्त को इन्होंने मार डाला। इतने गुस्से में, इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, इनका देवगुप्त से सामना होता है और उस युद्ध में देवपाल यानी कि देवगुप्त मारा जाता है। ठीक है, अब बच गया कौन? बच गया शशांक। ठीक है, बातों को जरा समझिए। शशांक बच गया। अब इनको शशांक से बदला। शशांक को अच्छे तरीके से पता है कि राज्यवर्धन हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में उसने अपना एक राजदूत भेजता है देवगुप्त के पास, सॉरी राज्यवर्धन के पास, और कहता है कि हम अपनी पुत्री की शादी तुमसे करना चाहते हैं और जो आपके जीजा जी की हत्या हुई है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सब देवपाल ने मुझको बहकाया था। बहकाया कौन था? शशांक ने बहकाया था। लेकिन ऐसा कहता कि नहीं, उसका सारा गेम प्लान उसका था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। हम तो आपसे संधि करना चाहते हैं और अपनी पुत्री की शादी आपसे करना चाहते हैं। बात को समझ रहे हैं? राज्यवर्धन जाते हैं बंगाल। इनको बंगाल बुलाता है। इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। बहुत ही स्वागत होता है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अंततः रात में सोते वक्त शशांक ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की। रात में धोखे से क्या किया? मार डाला। ठीक है, अब बताइए जरा समझिए, जो शशांक का गेम प्लान था कौन था? कन्नौज। कन्नौज की गद्दी खाली हो गई, किसको मार दिया गया? गृहवर्मा को मरवा दिया। किससे? देवगुप्त से मरवा दिया। देवगुप्त को किसने मार दिया? राज्यवर्धन ने मार दिया। बचे कौन थे? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन गए मिलने, इनको भी फिनिश कर दिया। ना यहाँ कोई रह गया, ना यहाँ कोई। तीनों मतलब थानेश्वर भी खाली, कन्नौज भी खाली, मालवा भी खाली। बचा कौन है? ओनली वन शशांक। इतने से शशांक नहीं रुकता है। इसके एक तो राज्यवर्धन की हत्या कर दी और राजश्री को किडनैप कर लिया, राजश्री को अगवा कर लिया। बात समझ रहे हैं? अब ये सब खबर जब पता चली, बात ये सब कब की है? 606 ईस्वी की, याद रखिएगा। ठीक है, अब भाई भी मर गया, बहन किडनैप हो गई और यह बात पता चली किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन इस बात से बहुत ही दुखी हो जाता है। इसका प्लान नहीं था कि हम शासक बने, इनका प्लान था कि हम संत बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे हर्षवर्धन और ये भगवान बुद्ध की तरह क्या करना चाहते थे? सिर्फ भ्रमण करना चाहते थे, बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे। लेकिन अब समस्या इनके सामने ये, इनका जो सेनापति था या जो कह सकते हैं मंत्री, सिंह सेन नाम करके उसका ऐसे है, उसने इनको प्रोत्साहित किया कि आपके भाई के साथ गलत हुआ है, बहन के साथ गलत हुआ है, क्या आप इनका बदला नहीं लेंगे? 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के बैठते ही पूरे उत्तर भारत में भूचाल आ जाता है। हर्षवर्धन ने घोषणा कर दी कि जितने भी शासक हैं पूरे क्षेत्र के, या तो वह मेरी अधीनता स्वीकार कर लें या तो युद्ध के लिए तैयार रहें। लगातार 6 वर्षों तक हर्षवर्धन युद्ध ही करता रहा, ऐसा आपका इतिहास कहता है। बात समझ रहे ना? तो पहला टारगेट कौन है? शशांक है। ठीक है, हालांकि शशांक को हर्ष मारे कि नहीं मारे वो अलग बात है, लेकिन शशांक वहां से भाग गया। जैसे ये पहुंचते हैं
शशांक बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जाते, शशांक को सबक सिखाने, शशांक वहाँ से बंगाल छोड़ के फरार हो जाता। चूंकि शशांक की मृत्यु का वर्णन हमें नहीं मिलता, समझ रहे ना, युद्ध हुआ था लेकिन शशांक मारा गया या नहीं मारा गया इसमें आपका इतिहास मौन है, समझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो इनकी बहन थी उनको किडनैप करके रखा था राजश्री को, ठीक है, राजश्री किसी तरीके से बंदी गृह से भाग जाती है और पति इनके मर चुके हैं, तो इसीलिए यह विंध्याचल की तरफ निकल जाती है सती होने के लिए। यह खबर किसी साधु ने इनको दे दी कि आपकी बहन को हमने देखा विंध्याचल पहाड़ी की तरफ जाते वक्त। हर्षवर्धन वहाँ पहुँचते हैं और सती होने के कुछ ही मिनट पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी बहन को बचा लेते हैं। शशांक को पराजित किया, वापस आते हैं, कन्नौज को अपने कब्जे में लेते हैं और यहीं से राजधानी परिवर्तित हो जाती है। राजधानी पहले कहाँ थी? थानेश्वर, ठीक है। और हर्षवर्धन ने राजधानी परिवर्तित कहाँ बना ली? कन्नौज बना ली। और ऐसा माना जाता है कि कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन और राजश्री दोनों एक साथ बैठा करते थे, ठीक है। क्योंकि कन्नौज किसका है? तो राजश्री का है, ठीक है। लेकिन अब पति तो रहे नहीं, तो कोई कभी भी आक्रमण कर सकता है। ऐसी सिचुएशन के लिए हर्षवर्धन ने खुद अपनी राजधानी मतलब परिवर्तित कर दी और कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। क्लियर? अब आपको पढ़ना है पूरा का पूरा हर्ष, ठीक है, और वो आपकी चलेगी कल की क्लास में, ठीक है। यहाँ तक बताइए, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वंशावली समझ लो। एक बार फिर से देख लीजिए आपका